तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं, तो फटाफट से खबरें देख लेते हैं। गोल्ड की बात करें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज सुस्ती यहां पर दिख रही है। हालांकि अभी भी भाव 51,400 के आसपास ही घूम रहा है। चांदी की बात करें तो 500 रुपए से ज्यादा की तेजी है। ईटी 900 देश पर सभी एक्सपर्ट्स ने जताया था कि यहां से 1,500 से 2,000 की तेजी आई थी, वो तेजी कल ही पूरी हो गई और 58,000 के ऊपर चांदी टिक गई है। क्रूड की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है, $160 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है। नेचुरल गैस ज्यादा उत्पादन की खबर है और अब ऊपरी स्तरों से दबाव बनना शुरू हो चुका है। 650 रुपए के नीचे एमसीएक्स पर नेचुरल गैस आ चुका है। कॉपर कम मांग से यहां पर हालांकि कम मांग से यहां पर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब यहां पर ऊपरी स्तरों पर आज हल्की गिरावट दिख रही है, आधे % के आसपास। 642 रुपए के आसपास कॉपर वायदा ट्रेड कर रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा ऑयल जहां पर हल्की तेजी है, दायरे में कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर 1,018 रुपए के आसपास फिलहाल भाव है। कॉटन शुरुआती तेजी और अब धीरे धीरे बढ़ रही है, 45,700 के करीब पहुंच चुका है एमसीएक्स पर। हल्दी बेहद सीमित दायरे में कारोबार, 7,800 के आसपास। जीरा हल्की यहां पर कमजोरी ही है, सुस्ती दिख रही है, 23,700 के आसपास एनसीडीएक्स का अगस्त वायदा ट्रेड कर रहा है। धनिया स्थिर एक्सपोर्ट है, कम उत्पादन है, 11,800 के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी आज की जो खबर है बुलियन मार्केट को लेकर है, वो है आज देश का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज शुरू होने जा रहा है गिफ्ट सिटी, गुजरात के गिफ्ट सिटी में। और कैसे काम करेगा ये गिफ्ट बुलियन एक्सचेंज और क्या फायदा होगा यहाँ पर, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, प्रेसिडेंट है इब्जा के, और आशीष पेटे साहब हैं, चेयरमैन है जीजेसी के। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आने से गेम कितना चेंज होगा? क्या वाकई प्राइस डिस्कवरी यहां से संभव होगी या इसको अभी होने में वक्त लगेगा? 1.5-2 साल, 2-2.5 साल का वक्त लग सकता है, अभी शुरुआती दौर रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ। अभी तक तो सिर्फ नॉमिनेटेड एजेंसीज इंपोर्ट कर रही थी, तो यहाँ पे डायरेक्ट ज्वेलर्स या इंडिया के पार्टिसिपेंट IIBX के थ्रू इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इससे प्राइस डिस्कवरी आपने जो कहा वो सही होगी, लेकिन इसको धीरे धीरे, क्योंकि आज ये लॉन्च होने वाला है, उसमें धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी 50-60 सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर्स आए हैं, इसके अलावा और 200-300 क्वालिफाइड ज्वेलर्स आने से बाहर के पार्टिसिपेंट भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद ही धीरे धीरे इंडिया का प्राइस डिस्कवरी आएगा। और अगर ये अच्छी तरह से चलता है तो देन वी कैन लुक एट सेटिंग अ प्राइस, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इसलिए कि आप ज्वेलर भी हैं, रजिस्टर्ड भी होंगे वहां पर। अब मेरा अगला सवाल होगा, सर, इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भारत में बुलियन इंपोर्ट करने का गेटवे बनेगा, तो मेरा पहला सवाल होगा, क्या अब जितने भी गोल्ड इंपोर्ट होंगे इसी प्लेटफॉर्म के जरिए होंगे? और इसके बाद क्या देश में जो भी सोना आएगा किसी और जरिए से नहीं आएगा, एक्सचेंज के जरिए ही आएगा? ये एक कंफ्यूजन मैं आपसे दूर करना चाह रहा हूं। आज की तारीख में तो सिर्फ IIBX से सोना आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मंशा यही है कि आगे चल के जो भी सोना इंडिया में आएगा वो अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज के थ्रू आए, ताकि वो कंट्रोल्ड फॉर्मेट में ना आए और उसको ट्रैक किया जा सकता है। ये आगे फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये ऐसा नहीं है। सवाल होगा, आप लोगों की भागीदारी कैसे होगी? आप लोग ट्रेडर के तौर पे ट्रेड करेंगे और क्या जब एक्सपायरी के आसपास, जैसे आमतौर पे एमसीएक्स पे नॉर्मल ट्रेडर जब ट्रेड करते हैं तो उनको डिलीवरी ली जाती है, तो आप लोग भी वैसे ही वहां पर काम करेंगे जो गोल्ड के जो 2 प्रोडक्ट अभी के साथ जो शुरुआत होने वाली है? मृत्युल जी, आज की तारीख में सिर्फ स्पॉट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वही लाइव किया जाएगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे होता है वैसा यहाँ पे नहीं होगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट करके है ना सोना सामने लेना पड़ेगा। और ये छोटा फोन मेरा एक सवाल होगा, एक कंफ्यूजन है कि क्या अब IIBX के प्लेटफॉर्म शुरू होने से क्या गोल्ड इंपोर्ट का यही एक जरिया होगा, इसी माध्यम से गोल्ड इंपोर्ट होंगे देश में, या बाकी माध्यम भी जारी रहेंगे? कोठारी सर। देखिए,
कि ये जो एक्सचेंज अभी जो आ रही है वो अभी फिलहाल तो अभी स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें कैसे लिक्विडिटी आती है, कैसे प्राइस कोट होते हैं, कैसे डिलीवरी होती है, कैसे बीडीआर को कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बट धीरे धीरे नो डाउट आपका जो सवाल है वो एकदम सही है कि जो भी इम्पोर्ट होगा वो इसी एक्सचेंज की गिफ्ट सिटी के थ्रू, IIBX के थ्रू ही इंडिया के अंदर इम्पोर्ट होगा। इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है जो अपना जो कॉस्ट और इंश्योरेंस और फ्रेट जो लगते हैं ना, उसमें अपने को काफी हद तक, अगर पूरा साल का अगर जो इम्पोर्ट अगर आप गिने और गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर इम्पोर्ट आए तो एटलीस्ट $100 मिलियन का अपने को बेनिफिट होगा, खाली कॉस्ट ऑफ फ्रेट चार्जेस और होल्डिंग चार्जेस। तो नो डाउट है धीरे धीरे गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जो भी इम्पोर्ट हो वो गिफ्ट सिटी के थ्रू हो। बात आ रही है तो ट्रेड जो ज्वेलर्स, रजिस्टर्ड ज्वेलर्स होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो उनकी ट्रेडिंग कैसे होगी? क्या आम ट्रेडर जो MCX पे जैसे ट्रेड करते हैं, अगर एक्सपायरी के दिन तक हम पोजीशन अपनी नहीं काटते तो हमें डिलीवरी लेनी पड़ती है, क्या उसी तर्ज पे इंस्टीट्यूशंस और आप जैसे ज्वेलर्स वहां पर ट्रेड करेंगे? नहीं, देखिए स्पॉट एक्सचेंज है, इसके अंदर फ्यूचर एक्सचेंज नहीं है। ये डेरिवेटिव प्रोडक्ट इसमें अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। ये सिर्फ स्पॉट प्लेटफॉर्म है, इसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आपको चाहिए तो वो T+1 का कॉन्ट्रैक्ट है, T+0 का भी कॉन्ट्रैक्ट है, T+2 भी है और T+14 है, T+30। आपको जितना दिन आगे फॉरवर्ड करना है वहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्पॉट है। तो स्पॉट फॉरवर्ड आपको इसका भी प्लेटफॉर्म आगे इसमें देगा कि आपको जिस दिन का चाहिए उस दिन का आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसके ये चीज पूरी अच्छी अलग है, एक्सचेंज अलग, डेरिवेटिव प्रोडक्ट अलग है। इंटरनेशनल मार्केट डॉलर टर्म्स में है, क्वालिफाइड ज्वेलर्स जिसमें डॉलर यहाँ से रुपये को कन्वर्ट करके वहाँ पे भेजेंगे, बीडीआर खरीदेंगे, बीडीआर को फिर कन्वर्ट करेंगे फिजिकल गोल्ड में और फिर DTA में ड्यूटी भर के उसको इम्पोर्ट करेंगे। इसमें 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद में सिल्वर और उसके बाद में जितने भी बेस मेटल है सब उसके अंदर आएंगे धीरे धीरे। तो एक तरह का ये पूरा हब हो जाएगा, इंपोर्ट का हब हो जाएगा। जैसे आप देखा होगा कि जैसे अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो माल ला के रखते हैं और उसके बाद में उसको इंपोर्ट करते हैं और उस टाइम पे बिल ऑफ एंट्री भर के ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी भरते हैं, वैसे गिफ्ट सिटी पूरा एक हब हो जाएगा, ट्रेडिंग हब हो जाएगा। ओके सर, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में रिटेल ट्रेडर भी वहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे? देखिए रिटेल ट्रेडर जो इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं, जो इंटरनेशनली इंपोर्ट करते हैं, वो सब ट्रेड कर सकते हैं। रिटेल भी हो, अगर वो इंटरनेशनली है, ट्रेड करता है या इंपोर्ट करता है, वो कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन किसी के भी नहीं है। क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी अभी 60-65 हो गए हैं, धीरे धीरे 100-150 तक चले जाएंगे। जो बैंक से माल खरीदते हैं या जो इंपोर्ट बैंक के थ्रू करते हैं वो सब वहाँ से कर सकते हैं, और जो इंपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए तो जो रिटेल सेकेंडरी मार्केट है वही मार्केट। ओके सर, अब प्राइस डिस्कवरी की बात करते हैं। अब उसके बाद उम्मीद की जा रही कि यहाँ पर जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी, प्राइस डिस्कवरी के तौर पर ये बाजार, अपना बाजार, इंडिया का मार्केट भी उभरेगा। क्या इतना आसान होगा सर कि प्राइस डिस्कवरी के तौर पे हम इंडियन मार्केट हो, एक बार इंडियन मार्केट एस्टैब्लिश हो सके उस तरह का? देखिए कहना इतना अभी बहुत जल्दी है। धीरे धीरे मार्केट डेवलप होगा, लिक्विडिटी आएगी, फॉरेन प्लेयर पार्टिसिपेट आएंगे। अब जो भी डिस्काउंटेड रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में उसका बेनिफिट पूरा का पूरा इंडियन ज्वेलर्स को मिलेगा। और सेकंड बात है कि जैसे जैसे मार्केट डेवलप होती है, फिर लंदन, जैसे लंदन AM PM फिक्स होता है, वैसे यहाँ पे IIBX AM PM फिक्स होता है, तो उस प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट भी अलाउ हो जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ से हम एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अगर डिस्पैरिटी मार्केट में ज्यादा होती है तो हम यहाँ से गिफ्ट सिटी से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे चल के काफी बेनिफिट होगी, बट अब टाइम लगेगा थोड़ा। जैसे कैसे लिक्विडिटी आती है, अभी रेगुलेटरी के पहले इश्यू थे, उसका क्लियर हो गया, गवर्नमेंट ने किया कि IFC सेल्फ रेगुलेट करेगी। तो बहुत से इश्यू अब जब क्लियर हो गए, अब आज एक्सचेंज ओपन हो रही है, इसके बाद में धीरे धीरे फॉरेन पार्टिसिपेट भी आएंगे, वो भी देख रहे हैं कि कैसे कौन कौन प्लेयर आ रहे हैं। तो हर एक अभी एकदम ओपन प्लेटफॉर्म हो गया, और इंडिया नो डाउट है कि यहाँ पे गुड्स को होल्ड करना रखना बहुत ही सस्ता है, जगह सस्ती है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बहुत ही एकदम कम है, जो नहीं के बराबर है। तो एक पूरा एक तरह का हब हो जाएगा। 125 टन का हमारे यहाँ पे गोल्ड की कैपेसिटी है, 1000 टन सिल्वर रखने के वॉल्ट बनाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वॉल्ट बने हुए हैं। तो कैपेसिटी काफी ज्यादा है और भी 2-3 वॉल्ट आ रहे हैं। तो कैपेसिटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग LBA में जो लोग वहाँ पे पार्क सिंगापुर में करते हैं या हांगकांग में करते हैं, वो इंडिया में पार्क करना चाहते हैं।
ओके चालू कर देंगे। ओके, शुक्रिया कोठारी जी आपका, पेठे साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और एक अहम एक माइलस्टोन की तरह होगा जब देश में पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा, स्पॉट एक्सचेंज होगा, जहां से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में वॉल्यूम बढ़ेंगे, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इंडिया भी प्राइस डिस्कवरी के तौर पर एक बड़ा मार्केट आने वाले समय में उभर सकता है। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए वायदा बाजार की ओर लौटते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान और हैं, तरुण सत्संगी जी, अमित सचेजा हैं और जतिन त्रिवेदी हैं। आप तीनों मेहमानों का भी स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। अब बात होगी वायदा बाजार की। गोल्ड और सिल्वर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। जतिन, आपकी फेवरेट कमोडिटी चांदी रही है। चांदी पर कल हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनका मानना था कि चांदी में अच्छी तेजी आएगी। कुणाल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे लगातार कि यहां से 2000 रुपए की तेजी और बाकी है और कल में 2000 रुपए की तेजी आ गई और 58,000 के ऊपर आ गया। अब आप बताइए अमित जी, आप पहले बताइए टेक्निकली अब आपको यहां से कितनी तेजी दिख रही है, क्योंकि 2 दिनों में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, आज भी करीब 500 रुपए के आसपास ऊपर है। क्या करना चाहिए यहां पर अमित जी? जी नमस्कार विशुमन जी। नमस्कार। देखिए मेरा मानना है कि क्योंकि कल जो डेटा आया उससे कहीं ना कहीं एक यूएस में टेक्निकल रिसेशन की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ गई है, बट एक ऑफिशियल रिसेशन की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है अगर ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है आज से 1-1.5 महीने बाद। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमने देखा है कि जब भी यूएस में रिसेशन आता है, गोल्ड और सिल्वर पहले करेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी पिछले 2 महीनों में कर चुके हैं और उसके बाद एक आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज़ आपके चैनल पे हमने पहले भी डिस्कस की है। तो अब लगता है कि वो दौर आ रहा है धीरे धीरे जहां पर मार्केट ये रियलाइज कर रहा है कि गोल्ड और सिल्वर को अक्यूमुलेट करने की एक कोशिश हो रही है। इसके चलते हमने सिल्वर में जितने लॉसेस देखे थे पिछले 1 महीने, वो कहीं ना कहीं एक ही हफ्ते में रिकवर हो गए हैं और आगे चलते हमें और गेन्स देखने मिलेंगे। इमीडिएट तौर पे 57,500 ये सितंबर फ्यूचर्स में एक अच्छा सपोर्ट जोन बन सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस और अपसाइड में 59,000 से 59,200 तक की एक एक्सटेंडेड मूव हमें देखने मिलेगी। ये ज़रूर कहूँगा कि पोजिशनल कंफर्मेशन जो है वो हमें $20.5 के ऊपर, यानी जब भी वो 62,000 के ऊपर प्राइस जाएगी तब मिलेगा। लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि ट्रेंड के साथ चलते हुए हमें 57,700 पे बाय करना चाहिए और लगभग 58,700 का इंट्राडे टारगेट और 59,200 का 2 से 3 दिनों का टारगेट लेके चला जा सकता है। यानी यहाँ से डिप में आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो करंट मार्केट प्राइस है उससे 450 रुपए नीचे आप यहाँ पे खरीदे 57,700 पे और 58,700 के टारगेट के लिए, लेकिन जो सलाह बाइंग की है। जतिन अब आप बताइए, आपको क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से और तेजी आपको दिख रही है? विश्व जी, जैसे हम लोग इवेंट पे आए थे चांदी के प्राइस काफी ओवरशूट थे और जिस तरह से जो इवेंट था, ये इवेंट जो था पूरी की तरह से चांदी ने 75 बेसिस पॉइंट पहले ही पचा के रख दिया था। बस सरप्राइज एलिमेंट के लिए वेट कर रहे थे कि अगर कुछ ज्यादा बड़ा सरप्राइज आ जाता है तो बात अलग है, जो कि नहीं आया। एक्सपेक्टेड लाइंस के पास ही था फेडरल रिजर्व का रेट हाइक जो था, तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत बड़ी जो गिरावट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है चांदी, तो यहाँ से अब जो है वो बड़ी बाउंस बैक जो है वो डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि ओवरसोल्ड, बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड थे। इनफैक्ट सभी कमोडिटीज में अगर सबसे ज्यादा जो ओवरसोल्ड था तो वो चांदी के प्राइसेस थे। मुझे लग रहा है अभी भी ये जो रैली है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। करीब 58,500 से लेकर 59,000 के लेवल्स जो है ये जरूर छूने जा सकती है चांदी, क्योंकि सोना जो है वो भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग चल रही है उसके अंदर, और बेस मेटल्स के अंदर भी एक अच्छा खासा रुझान चल रहा है पॉजिटिविटी का। तो ये चांदी के ऊपर उसका इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली और ज्यादा रहेगा इम्पैक्टफुल परसेंटेज अगर हम देख ले तो। और बाय ऑन डिप्स का मार्केट भी है और बाय ऑन ब्रेकआउट भी है, जो भी पहले मिलता है उसके हिसाब से ट्रेड करना है। लेवल वाइज में बात कर लूँ तो 58,200 के ऊपर इंट्राडे बेसिस पे बाय करके चल सकते हैं चांदी को। जैसे 58,200 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है चांदी, वहां पर बाय करें। हायर साइड में मुझे लग रहा है 58,500 से लेकर 58,700 के लेवल्स जो देखने जरूर मिल जाएंगे, और लोअर साइड में 57,800 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के प्लेयर्स के लिए ये बाय ऑन डिप्स का और बाय ऑन ब्रेकआउट का मार्केट बना हुआ है। चलिए अब पोजीशनल नजरिए से जान लेते हैं। तरुण जी, पोजीशनल व्यू आपका क्या है चांदी को लेकर और गोल्ड को लेकर? जिस तरह से कल से अच्छी तेजी दिख रही है, क्या तेजी आपको टिक रही है? किसी का अगर हफ्ते भर का नजरिया है तो कहां तक, किस तरह के टारगेट के लिए यहां पर ट्रेड करना चाहिए?
तरुण जी, आपसे मेरा सवाल था, पोजिशनल नजरिया क्या है आपका बुलियन मार्केट पर? शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन गोल्ड पर बात कर लेते हैं। गोल्ड पर अमित जी, आपका व्यू क्या है? गोल्ड कहां में कितनी तेजी और दिख रही है आपको यहां से? जब यूएस फेड की अनाउंसमेंट हुई थी और मैं कहूंगा कि स्लाइटली लेस हॉकिश स्टांस, डाविश स्टांस तो नहीं कहेंगे बट लेस हॉकिश स्टांस जो फेड गवर्नर ने लिया या चेयरमैन ने लिया, उसके बाद ही गोल्ड में एंटिसिपेशन में बाइंग आ चुकी थी। ऑलरेडी जीडीपी डेटा के बाद हमने देखा कि और करीबन $25 की तेजी आ चुकी है। तो यहाँ से जो इंक्रीमेंटल तेजी है $16 से $17 की दिखती है और $1780 तक जाने की संभावना है। अभी फिलहाल $1760 से $61 के आसपास चल रही है। तो मैं कहूंगा कि प्योरली शॉर्ट टर्म बेसिस या इंट्राडे बेसिस 300 से 400 रुपए की और तेजी हो सकती है। जहां तक एमसीएक्स फ्यूचर्स का सवाल है, मेरा मानना है कि 51,000 के ऊपर जब तक प्राइसेस टिकी हुई हैं तब तक तेजी में रहेंगी और अपसाइड में 51,600 से 650 तक ये जो तेजी है ये एक्सटेंड हो सकती है। तो करीबन करंट मार्केट से भी 250 से 300 रुपए की और तेजी बाकी। चलिए, अब आपका व्यू तरुण जी, आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? या हाय विश्व मोहन जी, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, मैं भी उनके व्यू के साथ जाना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म में तो देखो रिस्पाइट रैली हमने अक्रॉस द बोर्ड आते हुए देखा है। जिस तरीके से फेड ने रिटोरिक किया, लेस हॉकिश, एक्सपेक्टेशन था 100 बेसिस पॉइंट रेट हाइक का, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट किया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में हमने देखा डॉलर इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग आया और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने रिस्की एसेट क्लास में आते हुए देखा। क्योंकि बेस मेटल्स की वजह से सिल्वर में ज्यादा करेक्शन आया था, तो दैट इज वन ऑफ द की रीजन सिल्वर के अंदर अच्छी रिकवरी आते हुए देखी। जैसा अमित सजेजा साहब ने कहा, मैं भी एक्चुअली सेम व्यू रखता हूँ। पोजिशनली एक्चुअली $20.50 के ऊपर सिल्वर को क्लोज होना जरूरी है, चलना जरूरी है। सिमिलर वे में 59,500 इज माई लेवल, उसके ऊपर सिल्वर का चलना जरूरी है। इफ दैट वुड हैपन देन ओनली आई विल प्लेस माई पोजिशनल bet, otherwise I will prefer to wait for a trend reversal. So that's my view on silver. गोल्ड की बात करता हूँ, आई थिंक $1770 क्रिटिकल रेजिस्टेंस है अभी भी। $1680 से हमने काफी उम्दा रैली देखी है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी 109.50 से करेक्शन आया है, अभी 106 के नीचे चल रहा है। $1770 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज देता है, साइमल्टेनियसली 105 के नीचे डॉलर इंडेक्स क्लोज देता है, तो दैट इज द टाइम वी बिलीव कि डॉलर इंडेक्स में टॉप बन चुका है एंड साइमल्टेनियसली गोल्ड में बॉटम बन चुका है। एंड देन आई थिंक पोजिशनली गोल्ड के अंदर बाइंग देखने को मिल सकती है। मेक और ब्रेक लेवल पर है, जो हुआ वो एक इवेंट के चलते था, बट लुकिंग फॉरवर्ड अगर डॉलर फर्दर वीक होगा तो रुपी अप्रिसिएशन के चलते गोल्ड में रिटर्न कम देखने को मिलेगा और बेस मेटल्स अगर भागेगा तो सिल्वर में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बाइंग साइड में आई थिंक अगर मार्केट में फर्दर डायरेक्शन आता है तो सिल्वर वुड बी अ बेटर बेट देन कंपेयर टू गोल्ड। ओके, यानी सिल्वर ज़्यादा यहाँ से तेज़ी लग रही है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी यहाँ पर बेहतर रिटर्न दे सकती है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में हालांकि एक अहम इवेंट है, अगले हफ्ते 3 अगस्त को बैठक है ओपेक प्लस की, और खबर ये आ रही है कि जो उत्पादन कटौती आ रही थी कोविड के समय से, वो कटौती का जो करार था वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। इस बैठक में ये फैसला हो सकता है। ऐसे बड़े इवेंट से पहले क्रूड में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? जतिन, क्या सलाह देंगे क्रूड पर आप? चलिए क्रूड के देखते हैं तो डेटा स्पेसिफिक प्राइसेस के लिए पॉजिटिव आउटलुक नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक टेक्निकल रिसेशन की जो बात है यूएस में, तो उसके कारण से क्रूड के ऊपर थोड़ा इफेक्ट जो है वो नेगेटिव रहना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम देख लें तो जीडीपी के नंबर्स की वजह से थोड़ा डिमांड साइड आउटलुक जो है वो भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा आगे चलते हुए। तो मुझे लग रहा है अभी भी ये जो फियर्स है वो अभी भी बरकरार रह सकता है आगे चलते हुए। तो यहाँ पर एनर्जी आउटलुक के हिसाब से दोनों ही एनर्जी पैक के अंदर मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जिस तरह से मार्केट आउटलुक है और जो टेक्निकली जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और तुरंत स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है वो विटनेस हो जाती है जब भी एक पॉजिटिव बायसनेस का एक आधा सेशन अगर आ जाता है मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन में, तो तुरंत उसके ऊपर सेलिंग प्रेशर जो है वो दूसरे दिन तुरंत हावी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट्स में हम देखेंगे कि 7500 से लेकर 7450 का जो बेस सपोर्ट है वो फिर से बार बार टेस्ट करने के लिए क्रूड जो है वो नीचे आएगा।
और ब्रेंट में भी मुझे लग रहा है 105 से लेके 102 के लेवल्स जो है वो बार-बार टेस्ट करने जा सकता है। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि बेस मेटल्स में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है, मिला जुला कारोबार हो रहा है। बेस मेटल्स पर आपका भी तरुण जी क्या होगा? कोई पोजिशनल ट्रेड आप लोगों ने पिछले हफ्ते कॉपर पर निकाला था, कोई और ट्रेड आज के लिए? कॉपर को 635 के ऊपर नहीं चलना चाहिए था। 635 के ऊपर चला तो इट मींस देयर इज सम अपसाइड पॉसिबिलिटीज इन द शॉर्ट टर्म, एंड वो हमने आते हुए देखा है। आई थिंक फॉर द सम टाइम 625 ऑन डाउन साइड टू 665 ऑन अपसाइड, दिस इज द रेंज इन विच शॉर्ट टर्म एक्टिविटी वुड हैपन। बट अभी भी ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब 670 के ऊपर कॉपर के प्राइस क्लोज देंगे। सो हमारा ऐसा मानना है कि अभी कॉपर ग्रेजुअली हो सकता है 655 665 तक जाए, लेकिन ट्रेंड में रिवर्सल अभी भी नहीं है। वर्ल्ड की 3 इकोनॉमी, मेजर इकोनॉमीज यूएस, यूरोप एंड चाइना, they are not doing well. If they are not doing well, then certainly copper will not perform better in a long term. ओके, आपकी टॉपिक क्या होगी अमित जी बेस मेटल्स में आज? देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस में समझता हूं कि एल्यूमिनियम में तेजी की संभावना बनी हुई है। हमने ये देखा कि पिछले दिनों एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं गिरावट थम गई थी और डोमेस्टिक मार्केट्स में 200 के नीचे नहीं जा पा रही थी प्राइसेस। इमीडिएट तौर पर 215 के ऊपर अगर डेली क्लोज आ जाता है तो मैं समझता हूं 227 से 28 तक का एक एक्सटेंडेड शॉर्ट कवरिंग मूव होगा। फिजिकल मार्केट में कहीं ना कहीं प्रीमियम्स जो है एल्यूमिनियम में वो बढ़े हुए हैं और फ्यूचर्स जो है वो रिसेशन डिस्काउंट कर रहा था या एक स्लो डाउन डिस्काउंट कर रहा था, इसलिए काफी डीपली ओवरसोल्ड था। मैं समझता हूं कि एक रीअलाइनमेंट हो सकता है इस चीज का, और एल्यूमिनियम में आगे चलते हुए प्योरली इंट्राडे बेसिस 216.50 से 217 और पोजिशनल बेसिस 227 से 28 तक का भी एक पुल बैक देखने मिल सकता है। चलिए अब जतिन आपकी तरफ से टॉपिक मेटल में आज। डे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर के हिसाब से मुझे लग रहा है कॉपर और एल्यूमिनियम के अंदर अभी भी बाइंग का लेवल्स जो है वो कंटिन्यूड है। थोड़ा बहुत भी पॉजिटिव ट्रेड आता है, थोड़ा बहुत भी अगर उसके अंदर करेक्शन आता है तो बाइंग का जो है रुझान बनाना चाहिए। 642 के लेवल्स मुझे बेहतरीन लग रहे हैं कॉपर में एंट्री लेने के लिए, और कहीं ना कहीं 212 से 213 के बीच में एल्यूमिनियम के प्राइसेस भी मुझे बेहतरीन लग रहे हैं एंट्री करने के लिए। तो ये दोनों मेरी टॉप पिक रहेंगी। स्टॉप लॉस जो है वो कॉपर के अंदर 638 का रखना है ट्रेडर्स को, और एल्यूमिनियम के अंदर 210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 216 से 217 का टारगेट एल्यूमिनियम के अंदर और 648 से लेके 650 का टारगेट कॉपर के अंदर मेंटेन रहेगा। सर तरुण जी, कॉटन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? सी देखिए, देयर इज लॉट ऑफ र्यूमर इन द मार्केट कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन के अंदर है ना 8.5 लाख हेक्टेयर्स में क्रॉप का डैमेज हुआ है। पहली बात तो देखिए 8.5 लाख जो हेक्टेयर्स है वो खाली कॉटन का एरिया नहीं, वो टोटल एरिया डैमेज का है, जिसमें सोयाबीन भी आएगा, जिसमें पल्सेस भी आएगा, जिसमें कॉटन भी आएगा। और कॉटन के क्रॉप साइज की बात करता हूँ तो एरिया जो यूज होता है 1,20,000 120 लाख हेक्टेयर्स होता है, सॉरी। एंड अगर उसमें से मैं मान लेता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 50% एरिया कॉटन के लिए खराब हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जुलाई में अगर बारिश की वजह से सोइंग डिले होती है या एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से क्रॉप डैमेज होती है तो रीसोइंग के चांसेस हैं, एंड दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग इन द डैमेज्ड एरिया। सो अभी कॉटन को लेकर कोई चिंता का विषय नहीं है। यही अगर फसल खराब का न्यूज आता सितंबर या अक्टूबर में, देन शायद सिचुएशन बरीसम होती। तो आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट, वी विल हैव अ गुड नंबर। रीसोइंग फार्मर कर रहे हैं जहां पर भी क्रॉप का डैमेज का विटनेस हुआ है, एंड दैट इज अ वेरी स्मॉलर एरिया। वी विल डोंट नो कि कितना एरिया कॉटन का खराब हुआ है, दैट इज द टोटल एरिया जो डैमेज हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। चलिए हमारे साथ